नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों के हंगामे के चलते गुरुवार को कामकाज बाधित हुआ। जैसे ही सुबह लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, कांग्रेस सहित विपक्षी दल के सांसद हंगामा करने लगे, जिसके चलते प्रश्नकाल थोड़ी ही देर चल पाया। 2 बजे के बाद भी विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा, जिसके बाद संसदीय कार्यमंत्री के प्रस्ताव पर सदन से 5 कांग्रेस सांसद को बाकी बचे सत्र के दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया। फिर 3 बजे हंगामा जारी रहने पर 9 और सांसदों का निलंबन बाकी बचे सत्र के लिए किया गया। निलंबित किए गए लोकसभा के कुल 14 सांसदों में 9 कांग्रेस, 2 डीएमके, 2 सीपीएम और 1 सांसद सीपीआई से है। उधर राज्यसभा में भी सुबह से ही सांसदों का हंगामा शुरू हो गया। विपक्षी दल बुधवार की घटना पर चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसके चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हुई और सदन 7 बार स्थगित करना पड़ा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा में हंगामा करने के कारण पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन सदन से बाहर नहीं जाने पर सभापति राज्यसभा ने बेहद नाराजगी दिखाई। नेता सदन पीयूष गोयल ने सदन में प्रस्ताव रखा कि डेरेक ओब्रायन ने सदन से बाहर न जाकर बाकी सदस्यों के अधिकारों का हनन किया है और सदन को लगातार बाधित किया है, इसलिए मामले को प्रिविलेज कमेटी के लिए भेजा जाए और 3 महीने में इसकी जांच कर रिपोर्ट रखी जाएगी। सभापति ने विपक्ष के सदस्यों से आग्रह किया, लेकिन डेरेक ओब्रायन सहित विपक्ष के सांसदों का हंगामा जारी रहा। डेरेक ओब्रायन मामले पर सभापति ने सदन के समक्ष प्रस्ताव रखा, जिसे सदन ने स्वीकृति दे दी। संसद के 9वें दिन विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बताया कि स्वच्छ ऊर्जा के तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि गैर परंपरागत ईंधन से 1,86,000 मेगावाट ऊर्जा की क्षमता हासिल की जा चुकी है और 1,14,000 मेगावाट क्षमता का निर्माण चल रहा है। एक अन्य सवाल के उत्तर में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि हर घर तक पेयजल पहुंचाने के पीएम मोदी के संकल्प से आज 72% घरों तक पेयजल पहुंच चुका है। इससे 11 करोड़ महिलाओं को पानी ढोकर लाने से निजात मिली है। वहीं महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक लिखित जवाब में लोकसभा को सूचना दी कि केंद्र के एकल पात्र महिलाओं को LWM श्रेणी के तहत हज 2023 के लिए आवेदन करने की अनुमति देने की नीति से हज 2023 में 4000 से अधिक सफल महिला आवेदकों की भागीदारी हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्यसभा में भी प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल पाए। राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि 2023 की जनवरी-सितंबर अवधि में विदेशी पर्यटकों का आगमन 64,32,000 से अधिक हो गया और अगले साल तक ये कोविड से पहले के आंकड़े तक पहुंच जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा को एक लिखित उत्तर में बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले 4 वर्षों में PMLA के तहत अपराध से प्राप्त 69 लाख करोड़ से अधिक की राशि को अस्थायी रूप से जब्त किया है। बुधवार को संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों और उनके सहयोगियों को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चारों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। आरोपियों को एडिशनल सेशन जज हरदीप कौर की अदालत में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 15 दिनों की रिमांड मांगी थी। चारों आरोपियों को कोर्ट की तरफ से वकील दिए गए। पूरे मामले का खुलासा करने के लिए दिल्ली पुलिस और दूसरी एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। लोकसभा में कूदने वाले दोनों लोगों का नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। वहीं संसद भवन के बाहर से गिरफ्तार किए गए 2 लोगों की पहचान नीलम और अमोल शिंदे के रूप में हुई है। सुरक्षा के पुख्ता सुरक्षा इंतजाम के बावजूद लखनऊ निवासी सागर शर्मा और मैसूर निवासी डी मनोरंजन संसद में जूते में छिपाकर स्मोक केन यानी धुआं बम लेकर घुस गए। वहीं संसद के बाहर पुलिस के सामने ही नीलम व अमोल शिंदे ने पीले व लाल रंग के स्मोक केन चला दिए। दिल्ली पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज किया है।
एक अन्य आरोपी ललित झा की तलाश के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दबिश दे रही है। बताया जा रहा है कि संसद में कलर स्मोक उड़ाने वाले आरोपी व उनके साथी गुरुग्राम में एक घर में ठहरे थे। पुलिस ने गुरुग्राम के इस घर पर पहुंचकर जांच की। सागर लखनऊ में किराए पर लेकर ऑटो लेकर चलाता था। वो ऑटो मालिक से सुबह ऑटो लेकर जाता था और शाम में दे जाता था। उसने मालिक से 4 दिन के बाद आने की बात कही थी। वहीं एक ऑटो ड्राइवर ने बताया कि वो हमेशा अपने पेशे से जुड़ी हुई बात करता था। घटना के बाद पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने इस घटना की जांच का आदेश दिया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच कमेटी बनाई गई है। जांच टीम में अन्य सुरक्षा एजेंसियां और विशेषज्ञ शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले में कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया है। 2 अंदर घुसे थे जबकि 2 बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। पूछताछ में 2 लोगों का और नाम सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित परिसर के सर्वे को मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली है। कोर्ट के फैसले को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने ऐतिहासिक करार दिया। उन्होंने बताया कि सर्वे की प्रक्रिया और रूपरेखा 18 दिसंबर को तय होगी। दरअसल भगवान श्री कृष्ण विराजमान और 7 अन्य लोगों ने वकील हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है और वहां कई संकेत हैं जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद एक हिंदू मंदिर था। फैसले का कई हिंदू संगठनों ने स्वागत किया है। याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की पूरी कार्यवाही और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश देने की मांग भी की। वादी के वकील के अनुसार विवाद के उचित निर्णय के लिए विवादित ढांचे के तथ्यात्मक पहलुओं को अदालत के समक्ष लाया जाना चाहिए, क्योंकि विवादित क्षेत्रों की तथ्यात्मक स्थिति के बिना मामले का प्रभावी निर्णय संभव नहीं है। राजस्थान में कल होगा शपथ ग्रहण। पीएम मोदी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम केंद्र के नेताओं और मुख्यमंत्रियों को भी वहां पर बुलाया गया है। शपथ ग्रहण के लिए राजस्थान के जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल के बाहर विशाल मंच तैयार कराया जा रहा है ताकि बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकें। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई गणमान्य लोग समारोह में शामिल होंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में अपने समर्थकों से मुलाकात की। इस दौरान समर्थकों में खासा जोश देखा गया। इस मौके पर राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और ऊर्जा का वातावरण बना हुआ है। इस खुशी के मौके पर राज्य भर से लोग शामिल होंगे। राजस्थान के मनोनीत उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में महिलाओं पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं। दरअसल भाजपा ने राजस्थान की सत्ता में धमाकेदार वापसी की है। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 119 सीटों में से 115 सीटें जीत लीं, जबकि सबसे कांग्रेस को 66 सीटों से ही संतुष्ट होना पड़ा। भगवान अयप्पा को समर्पित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर सबरीमाला में इस साल भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। सबरीमाला मंदिर में भारी भीड़ से अव्यवस्था चरम पर है। तीर्थ यात्रियों ने बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा उपायों की कमी की शिकायत की है। मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मंदिर में भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन के तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन अधिकारियों को निर्देशित करते हुए तो दिखते हैं, लेकिन पानी के बिना एक यात्री की मौत प्रशासन के इंतजाम पर सवाल उठाती है। बीजेपी इस मुद्दे पर सत्ताधारी विजयन सरकार पर निशाना साध रही है और अव्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार बता रही है। भाजपा केरल में विजयन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। भाजपा नेता कुम्मनम राजशेखरन ने सबरीमाला पार्किंग मैदान का दौरा किया और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का जायजा लिया। भाजपा हिंदू मंदिरों की उपेक्षा और दर्शनार्थियों के प्रति केरल सरकार के रवैये को तुष्टीकरण से जोड़कर देखती है।
हालांकि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन का मानना है कि सबरीमाला में भगवान अयप्पा मंदिर में रोजाना बढ़ती भीड़ के बीच स्थिति नियंत्रण में है। वो विपक्ष द्वारा सरकार और त्रावणकोर देवास्वम बोर्ड पर लगाए जा रहे भीड़ का प्रबंधन करने में विफल होने के आरोपों को खारिज करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस और देवस्थानम बोर्ड तीर्थयात्रियों की संख्या को लेकर उलझे हुए हैं, लेकिन हर सीजन में आने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की कोई तैयारी नहीं है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया और कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर भारत पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में 10 सालों में भारत 30 से 7वीं रैंकिंग में पहुंच गया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि भारत ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण को लेकर बेहद गंभीरता और जिम्मेदारी से काम कर रहा है, जिसके चलते COP21 में उत्सर्जन क्षमता को 33% से कम करने के लक्ष्य को हमने 11 साल पहले हासिल कर लिया है। बीते 9 साल में मोदी सरकार ने देश के विकास की नई परिभाषा लिखते हुए कई आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। पहले महिलाओं के विकास की बात होती थी, लेकिन मोदी सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में विकास की नींव रखी है, जिसके कारण समाज में महिलाओं की भूमिका में बुनियादी बदलाव देखने को मिला है। पीएम मोदी ने नए भारत में महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए 7 पिलर पर काम किया है। बात चाहे नारी शक्ति वंदन कानून से 33% आरक्षण देने की हो, या फिर लखपति दीदी बनने की कहानी, या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। हर योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उठाई गई है। जब देश 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा, तब महिलाओं की उसमें अहम भूमिका होगी। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि 2035 तक भारत अपना खुद का भारतीय स्पेस स्टेशन बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने बताया कि योजना के मुताबिक वर्ष 2040 तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चांद पर लैंड करवाने की दिशा में काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों लक्ष्य इसरो के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखे हैं। डॉक्टर सोमनाथ राष्ट्रपति भवन में एक व्याख्यान में बोल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 8 जनवरी 2024 तक बढ़ा दी है। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सिविल सर्विस की निलंबित अधिकारी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सौम्या चौरसिया पर गलत तथ्यों को कोर्ट में रखने के चलते 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बीएसपी के पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। 2007 के गैंगस्टर एक्ट केस में अफजाल की दोष सिद्धि पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। एससी ने इलाहाबाद एससी से कहा है कि वो 30 जून 2024 तक अफजाल के मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला दे। आज मिली राहत के चलते अब अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया है। अब गाजीपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव कराने की जरूरत नहीं होगी। देश में औसतन प्रतिदिन 8 करोड़ लोग डिजिटल लेन देन करते हैं, जिसने समावेशी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत नींव प्रदान की है। भारत अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े बदलावों का लाभ उठाने के लिए तैयार है। एआई जैसी प्रौद्योगिकी को भारत भय और जोखिम मानने के बजाय शानदार अवसर मिलने और व्यापक प्रभावकारी होने के नजरिए से देख रहा है। सरकार उपभोक्ता संरक्षण और उपभोक्ताओं के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों को 20 नोटिस जारी किए हैं और 8 ऐसे भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया है।
सेंसेक्स में 929 अंकों की उछाल, 70,514 के रिकॉर्ड पर हुआ बंद। सेंसेक्स ने पहली बार पार किया 70,000 का आंकड़ा। इंफ्रा, एनर्जी, मेटल और ऑटो के शेयर में दर्ज की गई तेजी। निफ्टी में दर्ज की गई रिकॉर्ड उछाल, 256 अंक यानी 1.23% की बढ़त के साथ निफ्टी 21,182 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर रहा। नवंबर में थोक मूल्य आधारित महंगाई की दरों में 0.26% की बढ़त। बीते 7 महीनों में महंगाई की दर नकारात्मक स्तर पर थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़त के कारण महंगाई में बढ़त आई है। भारत का नवंबर के महीने में स्टील आयात 1.2 मिलियन टन रहा, जो कि अभी तक का सबसे उच्च स्तर है। भारत लगातार तीसरे महीने शुद्ध स्टील का आयातक रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में द्वारका के यशोभूमि में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में अपना संबोधन देते हुए दुनिया भर के निवेशकों से भारत की विकास की यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। पीयूष गोयल ने एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की कला और संस्कृति के साथ साथ नई तकनीक और कई स्टार्टअप कंपनियों को प्रदर्शित किया गया है। देश में लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट को लेकर आधिकारिक आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। साल 2021-2022 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स की लागत जीडीपी का 7.8% से 8.9% के बीच रही है। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अधिक खरीदारी गतिविधियों के कारण इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सरकारी पोर्टल जैम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद 3.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। जैम पोर्टल ने वित्त वर्ष 23-24 के केवल 6.5 महीनों में ही सीपीएसई खरीद 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। पिछले वर्ष की तुलना में सीपीएसई द्वारा खरीद में ये 166% की वृद्धि है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर के अनुमान को बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। एडीपी ने सितंबर में 6.3% विकास दर का अनुमान लगाया था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि उम्मीद से ज्यादा 7.6% रही, जिसके चलते बैंक को अपने अनुमान में बदलाव करना पड़ा। बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग, खनन, निर्माण और उपयोगिता में दोहरे अंक में तेजी रही है। विदेशी भर्ती के लिए एजेंटों द्वारा अधिक कीमत वसूलने, फर्जी विदेशी नौकरियों की पेशकश और अवैध भर्ती को लेकर विदेश मंत्रालय की दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने यूएन के कामकाज के तरीकों और इसके सीमित ढांचे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केवल बातचीत ही हमें आगे तक ले जा सकती है। नॉर्वे के व्यापार मंत्री जॉन क्रिश्चियन वेस्ट्रे और स्विस आर्थिक मामलों की राज्य सचिव हेलेन वोटलिगर आर्टिडा भारत के दौरे पर हैं। दिल्ली पहुंचे दोनों अधिकारियों का दौरा भारत सरकार के साथ व्यापार समझौते को लेकर काफी अहम है। भारत के दौरे पर दोनों अधिकारियों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठकें की, जिसके बाद भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य देश मुक्त व्यापार पर समझौते के करीब पहुंच रहे हैं। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने कहा है कि उनका देश हिंदू मंदिरों पर हमले को बहुत गंभीरता से ले रहा है और उसे ऐसी स्थितियों से निपटने का काफी अनुभव है। इजराइल और हमास के जारी संघर्ष को 100 दिन होने वाले हैं। आईडीएफ ने गाजा में एक स्कूल परिसर के अंदर स्थित केंद्रीय संचालन स्थल को नष्ट करने का दावा किया है। इजरायली सेना ने साथ ही संघर्ष में अपने सैनिकों के नुकसान को स्वीकारते हुए कहा कि जितना संघर्ष तेज होगा उतना ही नुकसान होने की संभावना है। सेना ने साथ ही कहा कि गाजा में सुरंगों को समुद्र के पानी से भरना शुरू कर दिया गया है। गाजावासी झेल रहे हैं दोहरी मार। एक तरफ इजरायली हमले और दूसरी तरफ ठंड और बारिश से बेहाल हैं लोग। लगातार हो रही बारिश और ठंड ने फिलिस्तीनी परिवारों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है। जापान में प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की सरकार के 4 मंत्रियों ने राजनीतिक फंड घोटाले को लेकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ एलडीपी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच भारी जांच के दायरे में है। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेनदेन को लेकर औपचारिक महाभियोग की जांच शुरू करने को मंजूरी दे दी है।
यूरोपीय संघ के नेता ब्रुसेल्स में आयोजित 2 दिवसीय बैठक में शामिल हुए। इस बैठक का उद्देश्य मुख्य रूप से यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता को लेकर चर्चा करना है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वार्षिक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने अनेक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी, खासतौर पर यूक्रेन के साथ संघर्ष और देश की आर्थिक स्थिति पर खुलकर बात की। एक और छोटा सा ब्रेक। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों को आगे बढ़ाते हैं। फिनलैंड की सीमा फिर से खुलते ही पहली बसें देर शाम सेंट पीटर्सबर्ग से रवाना हुई। फिनलैंड ने पिछले महीने शरणार्थियों की बढ़ती संख्या को नॉर्डिक राष्ट्र में आने से रोकने के लिए रूसी सीमा को 13 दिसंबर तक बंद कर दिया था। भारत और इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से शुरू हुए पहले और एकमात्र टेस्ट मुकाबले का पहला दिन रहा भारत के नाम। भारत ने बनाए 7 विकेट पर 410 रन। भारत की ओर से जेमिमा रॉड्रिगेज, सतीश शुभा और यास्तिका भाटिया ने खेली अर्धशतकीय पारियां। रॉड्रिगेज ने डेब्यू टेस्ट में लगाया अर्धशतक। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रात। सीरीज में वेस्टइंडीज की टीम है 1-0 से आगे। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन का खेल खत्म होने पर बनाए 5 विकेट पर 346 रन। डेविड वार्नर ने खेली 164 रन की पारी। पाकिस्तान के खिलाफ तीनों फॉर्मेट्स में मिलाकर वार्नर का ये 10वां शतक रहा। उन्होंने इस कड़ी में ब्रायन लारा को पीछे छोड़ दिया। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत को सेमीफाइनल में जर्मनी के हाथों मिली हार। चारों क्वार्टर में जर्मनी की टीम रही हावी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पैरा निशानेबाज मनीष नरवाल का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आज से पैरा फुटबॉल की हुई शुरुआत। राजस्थान ने मध्य प्रदेश को 9-1 के बड़े अंतर से दी मात। पैरा गेम्स में कल से होगी पैरा तीरंदाजी की शुरुआत। एशिया की सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट शीतल देवी पर रहेंगी निगाहें। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में स्पोर्ट्स इंडिया 2023 के 11वें संस्करण की हुई शुरुआत। दुनिया भर से 350 से अधिक प्रदर्शक इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं। न्यूकासल यूनाइटेड की टीम यूएफा चैंपियंस लीग से बाहर हो गई है। टीम को एसी मिलान के हाथों 2-1 से हार का मुंह देखना पड़ा। अभिनेता राणा दग्गुबाती ने अपने जन्मदिन के मौके पर इंस्टाग्राम और एक्स पर अपनी नई फिल्म राक्षस राजा का पोस्टर शेयर किया। राणा दग्गुबाती और निर्देशक तेजा एक बार फिर इस फिल्म में साथ काम करते नजर आएंगे। मनोज वाजपेयी और कोंकणा सेन शर्मा अभिनीत किलर सूप 11 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। इस फिल्म के निर्देशक अभिषेक चौबे हैं, जिन्होंने उड़ता पंजाब और सोन चिरैया जैसी मशहूर फिल्मों का निर्देशन किया है। वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म वेलकम टू द जंगल की शूटिंग हुई शुरू। अभिनेता अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर शूटिंग के दौरान का एक वीडियो फैंस के साथ साझा किया। कांस फिल्म फेस्टिवल के 77वें संस्करण के लिए हॉलीवुड अभिनेत्री ग्रेटा ग्रेविका को जूरी दल का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल में आई फिल्म बार्बी में ग्रेटा मुख्य भूमिका में थी। ग्रेटा पहली महिला है जो इस फिल्म समारोह के जूरी अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगी। कॉमेडियन ट्रेवर नोआ लगातार चौथी बार ग्रैमी अवार्ड्स की मेजबानी करने वाले हैं। ग्रैमी के मंच की लगातार चौथी बार मेजबानी करने वाले वो मेजबान बने हैं। इसी के साथ ट्रेवर सर्वश्रेष्ठ हास्य एल्बम के लिए भी नॉमिनेट किए गए। सोनू निगम ने पाकिस्तानी गायक उमर नदीम से माफी मांगी, जिन्होंने हाल ही में सोनू पर टी सीरीज द्वारा रिलीज किए गए ट्रैक सुन जरा को उनके गाने ए खुदा से चुराने का आरोप लगाया था। सोनू निगम ने साफ किया कि उन्होंने ये गाना KRK के कहने पर गाया था और सोनू उमर नदीम के गाने ए खुदा से अनजान थे। एनिमल फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 13वें दिन 772 करोड़ रुपए से अधिक रहा।
रणबीर कपूर और बॉबी देओल स्टारर फिल्म जल्द ही 800 करोड़ के क्लब में आ जाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।